नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं ये शो जहां पर हम करवाते हैं आपके लिए कल की तैयारी, यानी कल के मार्केट में आप किस तरीके से नेविगेट करेंगे, किस तरीके से अपने सौदे डालेंगे और कैसे सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करेंगे। तो ये सारी बातें तो होंगी और साथ में होंगे आपके सवाल, जिन्हें पूछने के कई जरिए हैं और वो भी बेहद आसान। 7045220000 ये नंबर हमारे दर्शकों के मुंह पे रहता है, लेकिन जो दर्शक नए जुड़ते हैं रोज वो जरूर नोट कर लें। व्हाट्सएप का नंबर है हमारे, बहुत आसान होता है व्हाट्सएप पे सवाल पूछना। बस अपना सवाल टाइप कीजिए, हमें भेज दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है, ढेर सारे दर्शक हमें सोशल मीडिया पर भी देखते और फॉलो करते हैं। तो वहां पर फेसबुक और एक्स पर हम लाइव हैं, आप वहां भी अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए, जवाब मिलेंगे वो भी लाइव। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको हमारे मेहमान से मिलाते हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरविंद्र श्रीवास्तव, जो आपके लिए एक से बढ़कर एक सलाह लेकर आते हैं, आपको कल के मार्केट की तैयारी करवाते हैं और जो आपके सवाल होते हैं उसका इन डेप्थ जवाब देते हैं। तो सरविंद्र जी से ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आज के बाजार की एक झलक देख लेते हैं। शेयर बाजार ने आज एक बार फिर से नया आयाम छुआ। फिर निफ्टी, एक्सपायरी का दिन था, बाजार फुल जोश में दिखा। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी सब नए शिखर पर गए। सेंसेक्स पहली बार 78,000 के पार पहुंचा तो निफ्टी 183 पॉइंट चढ़कर 23,721 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी बैंक 902 पॉइंट चढ़कर 52,606 पर बंद हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मिड कैप में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी हमने बैंकिंग, आईटी शेयरों में देखी। वहीं रियल्टी, पीएसयू और मेटल इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिली। तो वहीं एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों पर भी थोड़ा दबाव रहा। तो ये था आज के बाजार का लब्बो-लुआब। इसके अलावा अब देखने वाली बात है कि ऐसे बाजार में एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया। लगता है खरीदारी करेंगे, तो खरीदारी करते हुए नजर आए एफआईआईज। 1175 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी उन्होंने की, ऑलमोस्ट 1176 करोड़ की। लेकिन डीआईआईज ने आज बिकवाली का मन बनाया था और उन्होंने 150 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो खैर ये सब चलता रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कल के बाजार में आप क्या करेंगे। सरवेंद्र जी, तो यहां से आज बाजार में एक बढ़िया तेजी थी, बढ़िया मोमेंटम था, नए रिकॉर्ड्स हमने देखे, थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई, लेकिन इन सब के बीच कल का दिन कैसा रहेगा? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट वही है जो गए हफ्ते से लेके चल रहे हैं कि भाई जब गिरावटें थोड़ी बहुत जो आ रही हैं उनमें थोड़े से बाय ऑन डिक्लाइन के ध्यान रखेंगे तो क्या थोड़े पैसे बन जा रहे हैं। और निफ्टी में भी हमारा थॉट वही है, अभी भी वही कंटिन्यू कि भाई 23,800 24,000 के टारगेट्स कहीं यहाँ पे पेंडिंग है, तो वो कहीं आने चाहिए। और बैंक निफ्टी तो अपने टारगेट्स कर, हमारा था 51-500 तक के आउटसाइड टारगेट्स जो थे, आई थिंक उससे भी आप देखिए 700-800 पॉइंट ऊपर, 900 पॉइंट निकल गया उसके ऊपर भी। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज रहा, इन द सेंस जब आपके टारगेट्स आते हैं तो फिर कई बार एक्सटेंड भी हो जाते हैं। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में तो अब हमें लग रहा है कि ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं बढ़े, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के भी जो हमने सोचे थे टारगेट्स आ गए, एचडीएफसी भी हमने डिस्कस किया था, आईसीआईसीआई बैंक भी डिस्कस किया था, उनके टारगेट्स यहाँ ऊपर में आ गए। तो आई थिंक अभी निफ्टी के पास जगह है अभी भी, तो आई थिंक निफ्टी को चलना चाहिए। तो मैं यही सोच के चलूंगा कि भाई जैसे आज की गिरावट में जिन्होंने लिया उनके अच्छे पैसे बने। आई थिंक 23,800 24,000 के टारगेट्स यहाँ पे निफ्टी के लिए आने चाहिए। ठीक है जी, 23,800 से लेकर 24,000 तक के टारगेट्स निफ्टी के लिए। जैसे सरविंद्र जी कह रहे हैं, हमें याद पड़ता है कि पिछली बार उन्होंने बैंक निफ्टी के लिए टारगेट दिए थे और वो अगले दिन ही मीट होते हुए नजर आए थे। 5100 का शगुन आपने बोला था, माफ कीजिए 51,000 का, और वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया था। अब तो वहां से काफी आगे चल चुका है। तो अभी निफ्टी में उन्होंने दिए हैं 23,800 और 23,800 से 24,000 तक की रेंज। राइट, ये तो हुआ ब्रॉडर मार्केट। सरवेंद्र जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर रहने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल आई थिंक यहाँ पे आप ये मान के चलेंगे कि अगर बैंकिंग का फ्लेवर बना हुआ है तो बैंकिंग में थोड़ा रहेंगे। फिर उसके बाद थॉट यहाँ पे ये है कि आज क्योंकि ब्रेथ थोड़ी, देखिए आज बड़ा टिपिकल दिन था, इतना ऊपर होने के बावजूद भी ब्रेथ हल्की सी नेगेटिव बंद हुई है। 1400-1450 डिक्लाइन के सामने आपको 1150 एडवांस के करीब बंद हुए, तो डिक्लाइन थोड़े ज्यादा रहे। तो कई बार होता है थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली कहीं स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सबकी टारगेट्स के आसपास पहुंच रही है। बट बैंकिंग का फ्लेवर बना रहेगा, तो मुझे उसमें लगता है एक छोटा नाम है सिटी यूनियन बैंक। आई थिंक वहां पे सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं। 175-176 के टारगेट्स मुझे लगता है नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको यहाँ दिखने चाहिए। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं आप 163.40 के नीचे इंट्राडे में कहीं 5 मिनट 10 मिनट की क्लोजिंग पे आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बना के जरूर चलेंगे।
बाकी दोनों ट्रेड जो है वो मेरे सेल के साइड है। एशियन पेंट्स जहां में लगता है कि देखिए थोड़ी सी गिरावट यहाँ पीछे के रेंजेस तोड़ता हुआ लास्ट 15 दिन का कंसोलिडेशन का रेंज इसने तोड़ दिया है, तो मुझे लगता है नीचे में कहीं 2750 2760 के टारगेट्स नीचे में एशियन पेंट्स के लिए आएंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 2906 पे कहीं आप 2906.60 पे आप एक स्टॉप लॉस भी यहाँ एशियन पेंट्स पे सेल पे मेंटेन करके चलेंगे। लास्ट ट्रेड जो है वो भी थॉट यहीं पे ये है कि भाई बहुत चला हुआ स्टॉक है, काफी सारे टारगेट जो हमने सोचे थे वो आ गए, उनसे थोड़े ऊपर भी आ गए। आज का जो पलटवार आया इंट्राडे में जो लास्ट में उसमें थोड़ी सेलिंग आ गई, तो मुझे लग रहा है कि कहीं यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। वो प्रॉफिट टेकिंग और 3-4 दिन पॉसिबली चल सकती है, तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे में 1840 1850 के स्तर यहाँ पे आपको हेवल्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो दूसरा ट्रेड जो है वो हेवल्स है सेल के लिए, वहां पे 1840 के टारगेट्स हैं और 1956.60 के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 1956 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। राइट तो एक मिक्स बैग दिया है सरवेन जी ने। दो शेयर्स ऐसे जहां पर बेचने की सलाह, हेवल्स आपके सामने है, 1840 रुपए का यहाँ स्टॉप टारगेट है आपके लिए और 1956 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, हेवल्स को बेचने की सलाह है। उसी तरह एशियन पेंट्स में भी बिकवाली की राय है, जहां टारगेट होंगे 2760 रुपए के और 2906 पर आप 2906 रुपए 60 पैसे पे आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। एक खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय अपने रुआब पर है। सिटी यूनियन बैंक यहां पर जहां टारगेट्स होंगे 175 रुपए के और स्टॉप लॉस लगाइएगा 163 रुपए 40 पैसे का। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर शेयर्स हो गए जहां कल सरवेन जी की नज़र रहने वाली है। आपने, हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉप लॉस टारगेटेड सब नोट कर लिए, आप भी नजर रखिएगा। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सोमेश साहब हैं हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। सोमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सीएनबीसी को रेगुलर फॉलो होता हूँ सर। थैंक यू सर। रिसेंटली मानस जायसवाल साहब का कॉल ऑप्शन कॉल लिया था सर मैंने आदित्य बिरला में 8396 शेयर्स विद द प्राइस ऑफ 243.80। तो इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ सर, 6 मंथ से 9 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। तो मेरा ऑप्शन ये और कहाँ तक बढ़ेगा अगर मैं रहूँ या एग्जिट हो जाऊँ सर? ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल और अच्छी खासी क्वांटिटी आपने खरीदी, करीब 8000 शेयर से ज्यादा की एट 243.80। थोड़ा लॉस है इस वक्त 6 रुपए से ऊपर का। सरवेन जी, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी तो राय रहेगी कि उसी शो में इनको सवाल पूछना चाहिए थॉट, क्योंकि मेरे थॉट्स शायद थोड़े कभी अलग भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो देखिए जहां से ये भी नीचे आ रहा है, ये मुझे लगता है कि एक बड़े सप्लाई जोन से मेरे हिसाब से नीचे आ रहा है। तो थॉट यही रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा ये 240 250 के ऊपर निकल नहीं पाया है। एक मेजर टॉप इसने इलेक्शन के पहले बना दिया था मई के महीने में, और वो तकरीबन यही 240 के आसपास का था। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है किन्हीं कारणों से। तो मेरा थॉट ये है कि एक फ्रेश मोमेंटम डेवलप होने के लिए इसको एक 250 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। सो एक कंडीशनल है मेरे हिसाब से। ट्रेड में भी सही हो सकता है, बट थोड़ा मेरा कंडीशनल ये थॉट है कि 250 के ऊपर ब्रेकआउट कर ले तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन से 235 240 के बीच में कोई तो माल यहाँ पे बेच रहा है, तो उसकी जब वॉल्यूम खत्म हो जाएगी या वो माल बिक जाएगा तब ब्रेकआउट आ सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक अंडर प्रेशर है। ठीक है जी, तो फिलहाल अंडर प्रेशर है। 250 रुपए पर ही वो ब्रेकआउट, वो कुछ टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज 235 240 की रेंज है जो यहाँ पर सरवेन जी को लग रही है। 250 तक के लेवल्स का इंतजार करना होगा, तो थोड़े समय के लिए होल्ड कर लीजिए, एक बार फिर से बातचीत कर लेंगे इस पर आगे। लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा मूवमेंट इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। राइट, हमारे अगले कॉलर हैं शशांक साहब, जो हमें बिलासपुर से कॉल कर रहे हैं। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाला है। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? सर मैंने इप्का लैब्स के शेयर लिए हैं, 1117 पे लिए है और 234 क्वांटिटीज ली है इसकी। ओके जी, तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ या एग्जिट कर लूँ? जरूर बताते हैं सरवेन जी। एक समय तो जी बिल्कुल, एक समय तो इस कंपनी को अमिताभ बच्चन साहब के लिए हम जानते थे। अब पता नहीं इस समय उसमें उनका कितना हिस्सा है नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या करना चाहिए इनको इप्का लैब्स में? देखिए, ओवरऑल जब चलते हुए बाजार में अगर कोई चीज, जब बाजार नया हाई मार रहा है तो ये कहीं 3 महीने का नया लो मार रहा है, ये डेफिनेटली एक मतलब 3 महीने के लो के आसपास चल रहा है, 3-4 महीने के अपने लोस के आसपास ये चल रहा है। तो ये डेफिनेटली एक विषय रहता है चिंता का कि भाई अगर चलते हुए बाजार में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मे बी ये जो करेक्शन का जो फेज है ये गहरा सकता है। पीछे की रैली बहुत अच्छी रही है। देखिए, पहले आप ये मान के चलिए कि 600 वाला आपका जो है वो तकरीबन 1200 के 1300 1350 जाके आया है। तो आई थिंक एक करेक्शन मोड में है और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो इसके लिए आएंगे वो
वो तकरीबन 1050 1075 की रेंज में रहेंगे। तो अब लीस्ट रिस्क एरिया में तो आ गए हैं, इस करेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक 1050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इनको यहाँ रखना चाहिए। और राय मेरी यही रहेगी कि उछालों में निकले यहाँ पे, थोड़ी वॉल्यूम लेट सेलिंग मुझे यहाँ दिखी है। तो अगर उछाल आता है, कॉस्ट आता है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 10-20 पॉइंट, तो थोड़ा मुनाफा बांधे। सेल ऑन राइस। राइट, सेल ऑन राइस की सलाह है 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही आप लगाइए। 600 का पहुंचा 1300, लेकिन अभी फिलहाल वो मूड नहीं है स्टॉक का, तो यहां पर सेल ऑन राइस की ही सलाह होगी। थोड़े अपने स्तर के आसपास निकल जाएं, हल्का सा मुनाफा भी आता है तो, और 1050 का स्टॉप लॉस लगा लें आप इप्का लैब्स पर। राइट, आगे बढ़ेंगे, लुधियाना चलेंगे और अब यहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर मोहित। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। क्या सवाल पूछेंगे? हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरे पास एनएमडीसी के 500 स्टॉक्स हैं 136 की प्राइस पे। और इसी के साथ मुझे एनएमडीसी स्टील डीमर्जर के फ्री स्टॉक्स अलॉट हुए हैं, तो मैं 2 साल के लिए रख सकता हूँ दोनों को। बढ़िया है जी, बहुत बधाइयाँ आपको। और वैसे भी बढ़िया प्रॉफिट में आप 122 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पे आपको, और 500 क्वांटिटी है आपके पास। करेंगे क्या यहाँ से आगे? एनएमडीसी में क्या करना चाहिए सरविन जी? देखिए, जो इनको उसमें से जो शेयर मिले हैं वो तो इनका बोनस है। इनके लिए हुए भाव से भी ये डबल है, डबल से ज्यादा ही है। जो इन्होंने लिया उसमें इनको ये बोनस मिला हुआ है। तो आई थिंक उसको बोनस को एंजॉय करें। उसमें तो प्राइस डेटा ज्यादा है नहीं कि उसमें मैं कोई इनको लॉन्ग टर्म 2 साल का बता पाऊँ। बट यहाँ मेरी इनको राय रहेगी कि देखिए, हमें भी एक जमाने में बहुत बढ़िया ये स्टॉक लगता था, मतलब रिस्क अभी भी स्टॉक अच्छा है, बट रिस्क रिवॉर्ड वो बचे नहीं। जो माउथ वाटरिंग रिस्क रिवॉर्ड जो होते हैं ना, वो बचे नहीं। तो मेरी राय तो इनको यहाँ रहेगी कि देखिए, जीवन में थोड़ा मुनाफा बांधना आना चाहिए। आधा मुनाफा बांध ले, आधा इनका हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, और फिर कभी नीचे मिले तो फिर दोबारा इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट करें। बट फिलहाल आधा आधा मुनाफा बांध ले। ठीक है जी, आधा मुनाफा बांध लीजिए, ये सलाह दे रहे हैं यहाँ पर एनएमडीसी में सरविन जी। क्योंकि ढेर सारे दर्शक ना डेली बेसिस पे जुड़ते हैं, इस समय लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है शेयर मार्केट के अंदर। तो आपने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर बचा नहीं, जस्ट ऐसे ही दर्शकों के लिए वो क्या चीज रहती है जो पहले थी, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जिसको आप कह रहे हैं, और अब नहीं है, अगर हम उसे समझना चाहें? देखिए, इसकी अगर हम चाल पढ़ें 2010 8 9 10 के बाद से, तो 2010 के बाद से बहुत ज्यादा 260 के ऊपर, कभी 260 280 के ऊपर गया नहीं है। नीचे में गया है तो ऑलमोस्ट आई थिंक 60 रुपए तक तो मैंने इसको देखा है। तो नीचे में 50 भी गया है एक टिक में, बट एवरेज 60 रुपए के 55 60 के आसपास बेस बनाया करता था। तो 50 वाली चीज ऑलरेडी राइज हो गई है, 5 गुना ऑलरेडी आपको रिटर्न दे चुका है ये लास्ट 2 ढाई 3 साल 3-4 सालों में। तो आई थिंक एक कमोडिटी प्ले, जो एक कमोडिटी प्ले है और एक कमोडिटी स्टॉक है, और एक आई थिंक उसके हिसाब से 5x रिटर्न इज वेरी गुड। तो उस हिसाब से मैंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म 20 साल 15 साल की रेंज में अगर मैक्स आउट 260-70 पे था और मिनिमम 50 के आसपास था, तो आप ऑलरेडी 250 के आसपास चल रहे हैं, 260 के आसपास, तो आप मैक्स आउट जोन में चल रहे हैं। अब ठीक है, अब ये नए ब्रेकआउट कर ले तो फिर हम देखेंगे कि भाई हाँ, फिर सोचेंगे कि 10-11 वाले हाईज इसके 450 के आते हैं कि नहीं। बट फिलहाल आई थिंक वो सेटअप अभी बन नहीं रहे, और स्टॉक बहुत पीछे से चला हुआ है। तो आपको सांस तो लेनी पड़ेगी ना। आप बहुत जब ज्यादा भाग लेंगे तो फिर आप थोड़ा सुस्ताएंगे, तो सुस्ताने के फेज में जाएगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनएमडीसी में अप ही है, बट अगर आप 20-25% का ड्रॉडाउन झेल सकते हैं तो फाइन, आप किसी भी ट्रेड में कभी भी बने रह सकते हैं, अगर आपका लॉन्गर रुझान उसमें पॉजिटिव है। बट मुझे लगता है कि काफी चला है, थोड़ा पैसा घर लेके जाना चाहिए। जी, बहुत शानदार तरीके से आपने सरविन जी समझाया। मैं चाह रहा था कि जो दर्शक नए नए जुड़ते हैं या थोड़े समय से ही हैं लेकिन बहुत गहराई में नहीं समझते उनको ऐसी बातें, और सरविन जी टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो वो टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं। जो सारे मेरे पीछे आपको रंग बिरंगे कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं या चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं या फिर वो सब कुछ आता है, उस पैटर्न पे आपको बताते हैं कि भाई किसी शेयर में कितनी गुंजाइश है आगे पीछे होने की और आपको कितना फायदा दिला सकता है। तो बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने समझाया। एक उदाहरण था ये, हमने एक शेयर ले लिया जो हमारे दर्शक ने पूछा था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वो रीड करके चीजों को आपको बता रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मजा आएगा शो के अंदर अब आपको देखने में। रवि पटेल साहब है, इंदौर से हमें कॉल कर रहे हैं। रवि भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल है और बताइए क्या खरीद रखा है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास SJVN है 147 की प्राइस में 750 शेयर। ओके। एंड सेकंड शेयर है सर IRFC 178 की प्राइस में 500 शेयर। ठीक है जी, दोनों की बात करेंगे। SJVN की पहले ले लेते हैं क्योंकि पहले आपने पूछा 750 शेयर 147 के भाव में, थोड़ा नुकसान यहाँ पर आपको 17 रुपये 66 पैसे का। क्या करना चाहिए यहाँ पे सरविन जी? देखिए, दोनों ही के दोनों इनके कंसेंसस फेवरेट डार्लिंग्स जो बोलते हैं, बाजार के जो डार्लिंग रहे लास्ट 1.5-2 सालों के, दोनों वही इनके पास स्टॉक्स हैं। और
इनके लिए इसमें खाली एक इनके लिए यहाँ पे न्यूज़ यही इनको मैं दे दूँ कि भाई देखिए ये सब फरवरी में टॉप आउट हो गए। मतलब स्पेशली एसजेवीएन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये फरवरी में ही टॉप आउट हो गया था। फरवरी के बाद से बाजार इतने सारे कम से कम 7-8 नए हाई निफ्टी मार चुका है, बट किसी कारण से ये नए हाई नहीं मार पा रहा है। तो ये एक पहला सिग्नल होता है कि भाई थोड़ा-सा अब इसका बाजार के साथ लिंक टूट रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस खत्म हो रही है। तो थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो थी वो खत्म हो गई है। साइडवेज तो ऑलरेडी हो चुका है, एक प्राइस वाइज करेक्शन भी कहीं इसको अगर लेना पड़ा तो ये लेगा। मुझे लगता है कि उसमें तकरीबन ये कब 95-100 के रेंज में भी जा सकता है। जैसे मैंने बोला वही 20-25% आप एक फिल्टर लेके चलेंगे, उतनी गिरावट यहाँ आ सकती है। अगर ये पचा सकते हैं उसको और 12-18 महीने के होराइजन के प्लस में खड़े रह सकते हैं, तो फाइन ट्रेंड में बने रहें। अन्यथा अगर कहीं उछालों में बेचेंगे तो नीचे लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है नेक्स्ट 3-6 महीने में एसजेवीएन के भी। जी, और आईआरएफसी पे क्या सलाह होगी सर? देखिए आईआरएफसी भी देखिए चार्ट तकरीबन सेम है और थॉट भी तकरीबन सेम ही है। यहाँ इसने एक हाई मैनेज कर लिया है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ की। हाँ भाई बाजार के साथ इसने भी ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बना लिया, बट ये भी देखिए 193-200 पे तड़प जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर जो है ना 200 का, जब तक ये इसको क्लियर नहीं करता तो इसके केस में भी अब आप नया रिस्क रिवॉर्ड नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 20 रुपए से चला हुआ स्टॉक 193-194 मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए हुआ है, 10 गुना हो चुका है। तो आप ये नहीं मानेंगे कि अगले साल में भी ऐसे ये 3-4x रिटर्न और दे देगा। ऐसा यूजुअली होता नहीं है अनलेस अनटिल कि आपके पास कोई कंसेप्ट स्टॉक, कोई आपके पास एक पेटेंट है या आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हैं या आपके पास कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी स्केलेबिलिटी उतनी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 10x रिटर्न फॉर सच अ स्टॉक ये बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगले साल में मेरे को नेक्स्ट 12 महीने में रिटर्न आते नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि उछालों में निकले। ठीक है जी, तो एसजीवीएन हो या आईआरएफसी हो, दोनों में उछालों में निकले। और हमारे तमाम दर्शक, नए दर्शक खास तौर पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूं क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ते हैं इन दिनों, मुझे पता लगता है सोशल मीडिया पे जिस तरह के कमेंट आते हैं। तो समझे आप कि अच्छे स्टॉक्स भी चढ़ते बाजार में चढ़ेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर स्टॉक का अपना एक वक्त होता है। जैसे सरवेन जी ने कहा कि पिछले 5-6 महीने में कितने नए हाई लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें से ये दो जिन्होंने कुछ खास किया नहीं। क्यों? क्योंकि अपने रिटर्न पहले दे चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं कि चढ़ते बाजार में हर शेयर चढ़ेगा। इसीलिए विशेषज्ञों की राय का बड़ा महत्व है कि कौन सा शेयर किस वक्त। पूरा टाइमिंग का खेल है जी, क्रिकेट की तरह यहाँ पर भी शेयर बाजार में टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, नहीं तो अच्छे से अच्छा शेयर धराशायी। राइट, आगे बढ़ेंगे। चिराग कुराट साहब भरूच गुजरात से कॉल कर रहे हैं। चिराग भाई बहुत स्वागत है, क्या खरीदा आपने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एचडीएफसी बैंक के सर 300 शेयर है 1480 रुपए की प्राइस पे। ओके, उसको होल्ड करे कि सर रखे रहे? 1 साल 1.5 साल का नजरिया है। बढ़िया है सर। तो ये जो हरा हरा रंग आज आपके यहाँ हरियाली दिख रही है, इसमें से काफ़ी कुछ हिस्सा तो आज ही आया, अच्छा आज चलता हुआ नजर आया था ये शेयर, लेकिन आगे इसमें कितना और जूस है और आपका नज़रिया भी लंबा है, तो कितना आपको प्रॉफिट यहाँ से और मिलेगा वो सरवेन जी से पूछेंगे। सर एचडीएफसी बैंक की बड़ी चर्चा रही आज। जी नहीं देखिए, अब देखिए लोगों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है ये कि यहाँ तो अभी हम बात कर रहे थे कि फरवरी में हाई लगे, उसके बाद से स्टॉक ने नए हाई नहीं लगाए। ये स्टॉक वो है जो यूक्रेन वॉर के हाई पे ही टॉप आउट हुआ था और उसके बाद से बहुत ज्यादा नए हाई नहीं बना पाया। 1720-30 के लेवल थे और हार्डली फिर 1750 1755 तक गया था उसके बाद में। तो ये उसी जोन में जब भी जाता है तो 2021 के हाईज के आसपास 1730-1750 के एरियाज में ये कहीं जाके इसमें सप्लाई आ जाती है। तो ये 3 साल से नहीं चला है, तो पॉसिबली वो कैचअप था काफी और क्वालिटी स्टॉक है, तो उसमें आई थिंक ये कैचअप आ गया फास्ट। बट थॉट यहाँ पे भी यही रहेगा कि जब तक ये 1755-1760 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं कर लेता, तब तक इसके जो दायरे बने हैं लास्ट 3 साल के वो यही बने, 1400 से लेके 1700। तो आप आई थिंक अपर एंड पे आ गए हैं और मेरे हिसाब से तो अगर आप मुझे पूछेंगे, आप एक हफ्ता 5-7 दिन और देख लीजिए, अगर ब्रेकआउट हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 साल की रेंज के अपर एंड पे आ चुका है। तो सरवेन जी कुछ मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, मैं नाम भूल गया आज, वहां पे टारगेट सब रिवाइज करके 2000 और 2100 तक के कर दिए हैं, तो वो के अगर होते हैं तो क्या वो बहुत लंबी दूरी की बात है? देखिए जैसे मैंने बोला, अब क्योंकि जब अपने किसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ ये चल के आ रहा है मोमेंटम से, तो अब वो मोमेंटम टूटेगा और पलटेगा, तब तक सिग्नल तो नहीं आएगा। बट अगर उस मोमेंटम में ये ब्रेकआउट कर लेता है 1760 का, तो डेफिनेटली एक और री-रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक, इतना ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप अभी तक जो चला नहीं था वो चलेगा, तो इंडेक्स को सपोर्ट करेगा। तो जो इंडेक्स का रोटेशन होता है उसमें ये बढ़िया प्ले कर सकता है। तो लेट्स सी मार्केट इसको किस करवट पकड़ रहा है। बट मैं फिर भी वेट करूंगा कि जब 3 साल की रेंज होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते।
आप शांति से बैठिए, उसका ब्रेकआउट होने दीजिए। नीचे से तो आप लेके बैठे हैं, कमा चुके हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा, आप यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांध के बैठिए और ब्रेकआउट का वेट करिए। आइदर केस में आपको शांति, थोड़ी सी पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, और इस एरियाज में ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको नेक्स्ट 10 दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ब्रेकआउट नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर इसकी चाल पलट जाएगी, नीचे की तरफ चल पड़ेगा। ब्रेकआउट हो गया तो यस, जो ऊपर के टारगेट्स आए हैं 2021, व्हाई नॉट, जब ब्लू स्काई टेरिटरी में जाएगा तो फिर ऊपर के कलर्स और ऊपर के फ्लेवर और नए लेवल तो जरूर खुलेंगे। तो 1800 वाली चीज को 2000 होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इट्स जस्ट 10% तो वो हो जाता है तो हो जाएगा साइकोलॉजिकल राउंड नंबर, बट ब्रेकआउट होगा तब उसके बाद ही होगा, उसके पहले तो नहीं होगा। चलिए, तो 1760 का वो एक फिगर है, याद रखिएगा, सरवीन जी बता रहे हैं। उसके ऊपर गया तो फिर चीजें दूसरी तरफ जाती हुई दिखेंगी, नहीं तो फिर ये इसी टेरिटरी में घूमता हुआ नजर आएगा। ये बारीक वाली बात है जो उन्होंने बताई। तो यहां पर सवाल तो हमारे एक सज्जन का था, लेकिन जवाब हजारों दर्शकों के लिए हो गया यहां पे, क्योंकि HDFC बैंक पर आज के दिन कई लोगों के दिल में मन में ये सवाल थे। उसका जवाब सरवीन जी ने यहां बहुत ही डिटेल में जाके उसका बिल्कुल एक पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि किस भाव पे, कहां, कौन से पॉइंट पर कैसा मूवमेंट आप देख सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में। राइट, संजय कुमार साहब हैं हमारे साथ बेंगलुरु से, जिन्होंने वरुण ब्रिवरेजेस में पैसा लगाया है। तो संजय जी, कितने पैसे लगाए हैं? मैंने 200 शेयर्स लिए हैं वरुण ब्रिवरेज के 1428 रुपए में। ओके सर, 200। मैं चाहता हूं कि इसको रखे रहूं या फ्यूचर क्या है इसका अगले 2-3 साल का? ठीक है, 2-3 साल के लिए आप पूछ रहे हैं। फिलहाल है आपके पास प्रॉफिट 160 रुपए का हर शेयर पे, लेकिन 2-3 साल का नजरिया, बड़ा नजरिया है। सरवीन जी हमें बताएंगे सर क्या करना चाहिए इसमें। नहीं, देखिए, इनको तो यही बोलूंगा यहाँ पे कि बहुत बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते इसमें, क्योंकि ये स्टॉक देखिए कहाँ से चला हुआ है। ये स्टॉक तकरीबन 400 रुपए से चला हुआ है, और 2020-21 की बात है, ये वहां से ये चला है नॉन स्टॉप। तो थोड़ी देर कर दी इन्होंने स्ट्रेट में आने के लिए। स्टॉक तो अच्छा है, और बस टाइमिंग मेरे हिसाब से थोड़ी आउट हो सकती है यहाँ पे। तो इसको ट्रेड को लॉन्ग टर्म ना सोच के अब चलें, क्योंकि काफी ओवरबॉट है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में ध्यान रखें। एग्रेसिवली इनका कॉस्ट के ऊपर एक तो पहले बात स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए, उसके बाद ही ये इसमें बने रहने की सोचें। एक तो इनको एकदम ब्लाइंड ये सोच लेना है कि जिस दिन मेरे कॉस्ट के नीचे गया उसमें निकलना है, क्योंकि काफी ओवरबॉट स्टॉक है जैसे मैंने बोला, और महंगा भी बहुत है। तो आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए 15 से 20 दिन, और एक बार चाहिए तो दोबारा 20 दिन के बाद आप राय लें, बट अलर्ट बहुत रहे स्टॉक में। और स्टॉक नो डाउट अच्छा है, बट यहाँ से मैं लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, तो अलर्ट रहने की सलाह है यहाँ पर सर, और अलर्ट रहिए फिर इसमें, और 10 दिन के बाद दोबारा बातचीत करेंगे इसमें। लेकिन 2-3 साल का नजरिया आपने मांगा था, तो वो फिलहाल संभव नहीं। थोड़ा वॉलेटिलिटी है इस स्टॉक के अंदर, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा सेटल हो जाता है उसके बाद फिर हमें पूछ लीजिएगा, हम फिर बता देंगे। लेकिन 10 दिन के लिए थोड़ा अलर्ट पे रहिए। राइट, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जानते हैं हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया से आपके सवाल लेते हैं। तो जो भी हमें दर्शक सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर सवाल नहीं भेजें तो प्लीज़ भेज दीजिए, आपके पास अभी छोटा सा टाइम है, तुरंत हाजिर होता है। के सवालों के जवाब सरवीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। परंपरा अनुसार अब वक्त है कि सोशल मीडिया से सवाल उठा लिए जाएं। एक्स पर हम लाइव हैं, फेसबुक पर लाइव है, मिले जुले सवाल वहां से ले रहा हूं। फिलहाल फेसबुक से रिद्धिमा भाटिया पूछ रही हैं कि आनंद गुजरात से हैं, नमस्ते जी। नमस्ते। और 500 शेयर हैं इनके पास HFCL के सर, 14 रुपए के भाव पर। जी देखिए, आई थिंक पुराना एक लेगेसी स्टॉक था ये, अब कुछ दिनों से हमेशा चलता है, और मूवमेंट और वॉलिटिलिटी भी रहती है, और वॉल्यूम्स भी होने लगे। आई थिंक जिस तरह का ये अगर 14 रुपए का इनके पास रेट का है, तो आई थिंक बहुत बढ़िया इनको भी मुनाफे यहाँ हो रहे हैं। थॉट यहाँ पे रहेगा कि जब तक ट्रेड चल रहा है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लें। तो मेरे पास के लिए थॉट ये रहेगा कि 15-20 दिन, जैसे मैंने अभी पहले कॉलर को बोला कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए यहाँ पे 15-20 दिन, और आप स्टॉप लॉस उसको टाइट रखिए। मेरे ख्याल से इनके लिए ये थोड़ा डीप स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 89 रुपीज पे इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहां पे भी इनके बहुत सारे अच्छे पैसे बन जाएंगे, और उस समय अपना आधा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। किसी कारण से अगर 89 के नीचे जाता है तो आधा मुनाफा बांध लें, आधे में तो फिर भी खड़े रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। और अगर सब सही रहा और ये स्टॉक चला, तो आई थिंक मुझे लग तो रहा है कि नेक्स्ट 3-6 महीने में 140-150 के टारगेट्स भी ऊपर में आएंगे। तो ट्रेड में बने रहें 89 के स्टॉप लॉस से। बहुत बढ़िया। और इन्हीं का एक और सवाल था सर, वेलस्पन कॉर्पोरेशन के 100 शेयर हैं 150 के भाव पर। देखिए, वेलस्पन कॉर्पोरेशन में मेरा थॉट इनके लिए रहेगा कि मेरा कोई बहुत एक्टिव इसमें ध्यान नहीं रहता, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि भाई इसको एक दोबारा राय किसी और से इनको लेनी पड़ेगी, मेरे पास इसको उतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है।
हाँ, पर मुनाफा इन पे भी 150 का शेयर है, आज 550 का है, तो ठीक है, बढ़िया ही है। ठीक है जी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे भी इस्तेमाल करें, मुझे बहुत क्लियर पैटर्न इस समय समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ इनको। नहीं, बढ़िया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फायदे में ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनको। विकास सुधालिया साहब पूछ रहे हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन के 1000 शेयर है, 930 रुपए के भाव में, लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं जी। देखिए यहाँ पे स्टॉक तो बढ़िया सेटअप्स में चल रहा है लास्ट 2-2.5 सालों से, और थॉट यही रहेगा कि भाई चल तो रहा है एकदम 52 वीक हाई वाली टेरिटरी में, तो यहाँ पे भी थोड़ा अलर्ट रहें और यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। पैसे बन रहे हैं तो ट्रेड में हमेशा बने रहने में समझदारी है। 1250 के आसपास मुझे अच्छे लेवल दिख रहे हैं, उनके नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। चलिए साहब, ट्रेड में बने रहिए, 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। आज सोशल मीडिया पे जो भी सवाल आए सब काफ़ी फ़ायदे में हैं लोग, तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हम तो यही चाहते हैं कि आपका फ़ायदा दिन दुना और रात चौगुना बढ़े। लेकिन समय हो गया आज के लिए समाप्त, तो सरवेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कल की स्ट्रैटेजी तैयार करवाई। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह कोई डिस्क्लेमर्स? नहीं, विपिन जी, प्रोग्राम करने में हमेशा आपके साथ बहुत मजा आता है शाम के शोज में, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और डिस्क्लेमर के तौर पे यही हमेशा बोलता हूँ कि भाई कुछ भी करने से पहले आप हमारी राय जरूर लेते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर राय करें और उसके बाद ही कुछ करें। चलिए जी सर, तो थैंक यू वेरी मच, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सवाल भेजते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन सवालों का हम पर्याप्त जवाब आपको दे पाते हैं। तो कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, सुरक्षित और फायदे का ट्रेड कीजिएगा, और जो सवाल है वो भेजते रहिएगा। नमस्कार।